This is lecture number 12 of GOC second, and in this lecture we will start with nucleophilic substitution reaction. But before that, last class में हमने पढ़ा था बीटा कीटो एसिड के बारे में। बीटा कीटो एसिड के बारे में हमने पढ़ा था। पहले तो आप ये समझिए कि बीटा कीटो एसिड लिखते कैसे हैं। तो आप क्या करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और COOH, यानी ये देखिए ग्रुप एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। बीटा पे कीटो ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। और मैंने आपको बताया था कि बीटा कीटो एसिड से अगर आपको CO2 निकालना है तो आप बिना सोडा लाइम यूज किए सिर्फ और सिर्फ यहाँ हीटिंग करके भी यहाँ से आप CO2 बाहर निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दीजिए तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बीटा कीटो एसिड जो है इट इज़ हाईली रिएक्टिव। और अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो बिना सोडा लाइम को यूज किए हम यहाँ से CO2 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उस पॉइंट को लिखने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ग्रुप को हम है ना एक G नाम दे देते हैं और हम इसको ऐसे लिख देते हैं G CH2 COOH। अगर आपको कहीं ऐसा ग्रुप देखने को मिले कि CH2 COOH के साथ में G लगा हुआ है, अब देखिए ये ग्रुप जो G है वो क्या हो सकता है। अगर ये ग्रुप -M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप हुआ, जैसे ये C डबल बॉन्ड O हो सकता है, ये NO2 हो सकता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है। ये ग्रुप अगर -M इफेक्ट शो करने वाला ये ग्रुप हुआ तो ये बीटा कीटो एसिड का एक टाइप है। तो आप यहाँ से सिर्फ हीटिंग करने से इस CO2 को बाहर निकाल दीजिएगा, बाकी जो हाइड्रोजन ऐड करके प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा GCH3। समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास दिया है, एक एग्जांपल है CH3 COONA और आपको यहाँ पे बोल दिया है NaOH साथ में CaO और हीट कर रहे हैं, यानी सोडा लाइम के साथ में हीट कर रहे हैं। तो आपको पता है जब भी सोडा लाइम के साथ में हीट करते हैं तो CO2 बाहर जाता है, तो बनेगा क्या, CO2 बाहर जाएगा और यहाँ से देखिए सोडियम CaO के साथ में मिल करके Na2CO3 साथ में CH4 मीथेन बना लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस G के जगह पे हम PH अटैच कर देते हैं तो PH CH2COOH। तो क्या ये बीटा कीटो एसिड का एक टाइप है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे सिर्फ हीटिंग करने से, या सोडा लाइम भी ले लीजिए, तो यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, आपके पास PHCH3 बनेगा। तो ये याद रखिएगा कि बीटा कीटो एसिड में पहचानने का क्या तरीका है और कैसे उसमें से CO2 बाहर निकालना है और प्रोडक्ट बनाना है। सो बीटा कीटो एसिड आर मोर रिएक्टिव फॉर decarboxylation. They release CO2 only upon heating, that is soda lime not required. यानी कि बीटा कीटो एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण आप क्या कर दीजिए, सिर्फ उसको हीट कर दीजिए तो CO2 वो बाहर निकाल देगा, सोडा लाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने की पॉइंट के बारे में बात कर ही लिया था कि कैसे सॉल्व क्वेश्चन देखना है कि CH2 COOH ग्रुप है, इसके साथ अगर कोई G ग्रुप लगा हुआ है, G ग्रुप -M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, तो क्या करना है, सिर्फ हीटिंग से ही CO2 बाहर जाएगा, हाइड्रोजन चिपका करके प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं आपके पास ये क्वेश्चन है CH3 COONA और साथ में NaOH यानी कि सोडा लाइम के साथ में हीट कर दिया, तो आपको पता है CO2 बाहर निकालना है और यहाँ से Na2CO3 साथ में मीथेन बनेगा। जैसे बेंजीन पे COOH है और साथ में सोडा लाइम और हीट कर दिया, सोडा लाइम क्या होता है NaOH और CaO
यानी कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का 3:1 कॉम्बिनेशन, ये सोडा लाइम कहलाता है। तो सोडा लाइम के साथ जब हम हीट करते हैं तो CO2 बाहर जाएगा, तो यहाँ देखिए बेंजीन बनेगा। PHCH2COH, सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे, CO2 बाहर जाएगा, आप CH2 के साथ में हाइड्रोजन चिपका करके PHCH3 बनाइए। PHCOH, वापस से सेम एग्जाम्पल, सोडा लाइम लिए, CO निकाल करके आपके पास बेंजीन बन गया। अब जैसे आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, इसमें C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे COH है, तो ये देखिए ये आपके पास क्या ये बीटा कीटो एसिड नजर आ रहा है? बीटा कीटो एसिड नजर आ रहा है। सिर्फ हीटिंग करने पे ही CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो आपके पास देखिए ये बन गया। अब जैसे ही ये बना और इस पे हम NaCN और साथ में HCl लेते हैं, तो ये आपने पढ़ा था कि पाई बॉन्ड तोड़ करके OH और साइनाइड ग्रुप अटैच कर देंगे एक ही कार्बन पे, तो साइनोहाइड्रीन बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें C डबल बॉन्ड O, एडजेसेंट कार्बन पे दोनों कार्बन पे COH है, तो ये भी बीटा कीटो एसिड है। तो सिर्फ हीटिंग करने से पहले यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। समझ में आया? अब हम बात करेंगे हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हीटिंग, इसमें हम ट्रिक सीख लेंगे। पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तभी आप उसका हीटिंग पे ट्रिक लगा करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपके पास ये लिख के दे दिया CH2 होल N COOH एंड COOH, तो ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम जब डाई कार्बोक्सिलिक को हीट करते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम एक ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है? अब ध्यान से सुनिए। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे N 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये सब वैल्यू हो सकता है N का, ठीक है। सो N का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डिपेंडिंग ऑन कि N का वैल्यू क्या है, हम उसका अलग अलग नाम देते हैं। जैसे N का वैल्यू 0 है तो इसको ऑक्सैलिक एसिड बुलाइएगा, N का वैल्यू 1 है तो इसको मैलिक एसिड बुलाइएगा, फिर N का वैल्यू 2 तो सक्सेनिक एसिड, वगैरह वगैरह। तो वो हमने ओम्स गैप पढ़ा था, ओम्स गैप। तो वही हम ट्रिक यहाँ यूज करेंगे। कैसे? ध्यान से सुनिए। हम यहाँ एक टेबल बना रहे हैं। टेबल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं N और यहाँ पे ले रहे हैं हीट करने पे यहाँ से क्या मॉलिक्यूल बाहर निकाल करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो N का हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओम्स गैप, ओम्स गैप। देखिए ओम्स गैप लिख दिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर N का वैल्यू 0 है और N का वैल्यू 1 है तो ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड होगा। तो अगर आपको N का वैल्यू यहाँ 0 या 1 दिखे तो आप जब हीट करिएगा तो यहाँ से CO2 बाहर निकाल दीजिएगा और CO2 बाहर निकाल करके बाकी प्रोडक्ट जो बचा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर N का वैल्यू 2 और 3 आपको दिखे यहाँ पर, तो वो सक्सेनिक एसिड और G से जो एसिड होगा वो होगा। तो अगर N का वैल्यू 2 और 3 देखे तो यहाँ से आप वाटर बाहर निकाल दीजिएगा। वाटर मतलब यहाँ से H और यहाँ से OH, तो बाकी जो बचा उसको हम ऐड करके हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर N का वैल्यू आपको 4 और 5 दिखा, तब यहाँ से हम CO2 भी बाहर करेंगे और H2O भी बाहर करेंगे, दोनों बाहर करेंगे। और CO2 बाहर कर दिए, H2O बाहर कर दीजिए, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। ये तो आपको समझ में आया कि ये ट्रिक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये दिया है COH COH, तो ध्यान से देखिए यहाँ N का वैल्यू 0 रखिए, तो ये पूरा पार्ट 0, तो COH COH। अगर N का वैल्यू 0 होता है तो उसको बुलाते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो आपके पास दिया है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड दिया है। अगर N का वैल्यू 0 है या 1 है तो हम CO2 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से CO2 आप बाहर निकाल दीजिए। प्रोडक्ट क्या बचा? प्रोडक्ट आपके पास बचा H C डबल बॉन्ड O OH, यानी फॉर्मिक एसिड बचा।
यानी कि ऑक्सैलिक एसिड को जब आप हीट करिएगा तो CO2 बाहर निकलता है और बनने वाला प्रोडक्ट को बुलाते हैं फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अब देखिए CH2N, आपके पास फॉर्मेट क्या था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का? CH2 COOH एंड COOH। अगर हम N का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये देखिए आ गया, तो इसको बुलाते हैं मेलिक एसिड, सॉरी मेलोनिक एसिड, इसको बुलाते हैं मेलोनिक एसिड, मेलिक एसिड नहीं, मेलोनिक एसिड। N का वैल्यू 1 होता है तो इसको बुलाते हैं मेलोनिक एसिड। तो N का वैल्यू 1 है, आप इसको हीट कर रहे हैं तो CO2 बाहर निकालिए। तो CO2 जब आप यहाँ से बाहर निकालिएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए CH3COH। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ में आया आपको? तो ये टेबल आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दिया है CH2 COH एंड COH। यहाँ पे देखिए N का वैल्यू आपको 2 नजर आ रहा होगा, क्योंकि फॉर्मेट क्या था आपके पास? फॉर्मेट था CH2 COOH एंड COOH। तो N का वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 कार्बन आ गया और COH। तो यानी कि अगर N का वैल्यू 2 है तो इसको सक्सिनिक एसिड बुलाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर N का वैल्यू 0 और 1 है तो यहाँ से आप CO2 निकालिएगा, और अगर N का वैल्यू 2 और 3 है तो यहाँ से आप वाटर निकालिएगा, और अगर N का वैल्यू 4 और 5 है तो यहाँ से आप CO2 प्लस वाटर दोनों निकालिएगा। ये मैंने आपको बताया था अभी। तो N का वैल्यू देखिए 2 है तो यहाँ से वाटर निकालिए। तो देखिए हम ये वाटर निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या बनेगा? यहाँ से आपके पास वाटर निकालने से, हीट करने से क्या बनेगा? CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, यानी कि सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनेगा। तो सक्सिनिक एसिड का हीटिंग सक्सिनिक एनहाइड्राइड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए N का वैल्यू आपको 1 2 3 4 नजर आ रहा है। अच्छा, N का वैल्यू 4 तो CO2 H2O दोनों बाहर निकलेगा, तो यहाँ से CO2 भी बाहर निकाल दीजिए और H2O भी बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ से आप जब हीट करिएगा इसको तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 यानी एडिपिक एसिड को हीट करने से साइक्लिक कीटोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास साइनाइड गिवन है, साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं साथ में हीट। तो बताइए साइनाइड जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों। तो ये देखिए साइनाइड को हम रिप्लेस कर दिए COH से। अब देखिए आप यहाँ N का वैल्यू कितना है? हाँ, ये फॉर्मेट आपको याद है ना, ये फॉर्मेट आपको याद है ना। N का वैल्यू 1 रखिएगा तब आपके पास यहाँ पे आएगा CH, यहाँ से अगर आप CH3 ज्वाइन कर दिए तो यहाँ N का वैल्यू 1 है। तो अगर N का वैल्यू 1 है, 0 या 1, तो CO2 बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से CO2 बाहर निकाल दीजिए तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 COH, ये प्रोडक्ट बन गया। फिर आप क्या कर रहे हैं? इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडा लाइम साथ में हीट कर रहे हैं। तो आपको पता है सोडा लाइम लेते हैं तो CO2 बाहर निकलता है, तो CO2 बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 मीथेन बन गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का क्या मतलब है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम इसका रिएक्शन करवा दे CaOH होल ट्वाइस जो कि एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके आपको पता है सॉल्ट बनाएगा। अच्छा, इस सॉल्ट में कैल्शियम आएगा तो इसीलिए इसको कैल्शियम सॉल्ट बुलाते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाला कैल्शियम सॉल्ट जो है उसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास है कैल्शियम एसीटेट जो कि बेसिकली एक कैल्शियम सॉल्ट है, जो बना कैसे है? कार्बोक्सिलिक एसिड का CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करने से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है और CaOH होल ट्वाइस एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया है। अब हम इस सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे। क्या मतलब है? सिंपली सा इसका मतलब है कि इसको हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। तो जो आपके पास रिएजेंट है, जो रिएक्टेंट है, आप क्या करिए प्रोडक्ट बनाने के लिए इस रिएक्टेंट से
CaCO3 बाहर निकाल दीजिए। यही की पॉइंट है कि जो आपके पास रिएक्टेंट है उससे CaCO3 बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा जो वही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो आपको की पॉइंट समझ में आया होगा। कैसे, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कैल्शियम एसीटेट का एक बेसिकली है टाइप है CH3C डबल बॉन्ड O OCA एंड CH3C डबल बॉन्ड O OCA। ये आपके पास है कैल्शियम एसीटेट का ये एक टाइप है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको ड्राई डिस्टिलेशन मतलब हीट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि CaCO3 बाहर निकाल दीजिए। तो ये देखिए CaCO3 इसको बाहर निकाल दीजिए, CaCO3 इसको बाहर निकाल दीजिए, तो बचा क्या CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फॉर्मिक एसिड आपको गिवन है HCOH और साथ में इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CH3COH के साथ में, और यहाँ पे हम ले रहे हैं हीट कर रहे हैं इसको, और CaOH होल ट्वाइस भी लिए। तो आपसे पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो देखिए ये फॉर्मिक एसिड एंड ये एसिडिक एसिड, तो पहले इस बेस के साथ इस दोनों का रिएक्शन करवा करके सॉल्ट बनाएंगे। कैसे बनाइए सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी HC डबल बॉन्ड O OCA एंड HC डबल बॉन्ड O OCA। तो फॉर्मिक एसिड का ये सॉल्ट बन गया। फिर एसिडिक एसिड का भी सॉल्ट बनाइए, तो सिमिलरली ऐसे सॉल्ट बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड O OCA एंड CH3C डबल बॉन्ड O OCA। ठीक है। अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो पहले जब आप इसको हीट करिएगा तो ट्रिक मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ से CaCO3 बाहर करना है। तो ये देखिए CaCO3 आप बाहर कर दीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास पहला प्रोडक्ट बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली यहाँ से आप CaCO3 बाहर कर दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी बन सकता है। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि ये जो है इसके साथ कंबाइन कर जाए और ये इसके साथ कंबाइन कर जाए, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये बना क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम कैल्शियम एसीटेट को का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनता है CaCO3 निकालने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट हम बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का हम हीटिंग कर रहे हैं MnO के साथ में। किसके साथ में, MnO के साथ में, और 300 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ लेते हैं। बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं आपके पास है फॉर्मिक एसिड HCOOH, और इसका रिएक्शन आप करवाते हैं MnO के साथ में और 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपसे पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब भी आप एसिड का MnO के साथ हीटिंग करवाइएगा तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप एक ट्रिक याद करिएगा कि जो आपके पास रिएक्टेंट है इसमें से आप CO2 प्लस H2O निकाल दीजिए। अच्छा CO2 H2O निकालने के लिए देखिए हमारे पास आपको क्वेश्चन में एक ही मोल देगा फॉर्मिक एसिड का, पर हम ट्रिक लगाएंगे कि यहाँ एक और मोल ले लेंगे फॉर्मिक एसिड का HCOOH, और फिर हम CO2 H2O बाहर निकालेंगे। कैसे, यहाँ से आप CO2 निकाल दीजिए और यहाँ से आप H2O निकाल दीजिए। तो क्या बचा आपके पास बचा HC डबल बॉन्ड OH। क्या बचा HC डबल बॉन्ड OH। यानी कि फॉर्मिक एसिड का जब आप MnO के साथ में हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो फॉर्मिक एसिड से आपके पास बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। यस और नो, फॉर्मिक एसिड से बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा जब आप फॉर्मेल्डिहाइड में अमोनिया पास करवाते हैं तो आपको पता है एक प्रोडक्ट बनता है जो पहले भी हम बात करते हैं, उसका नाम है यूरोट्रोपिन। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया यूरोट्रोपिन, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया यूरोट्रोपिन, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया यूरोट्रोपिन। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COOH।
इसका आप MnO के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप हीट कर रहे हैं। तो आपको मैंने ट्रिक बताया था कि एक ऐसा ही मोल बना लीजिए CH3COOH, फिर आप CO2 और H2O बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ से CO2 निकाल दीजिए और यहाँ से H2O निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी आपके पास एसीटोन बन गया, एसीटोन बन गया। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाना है जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का यूजिंग MnO और साथ में 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहीं से हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर सके, तो सॉल्वेंट वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, सॉल्वेंट आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आपके पास होता है पोलर सॉल्वेंट और एक आपके पास होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट को हम NPS से शॉर्ट फॉर्म से बुलाएंगे। अच्छा, ध्यान से देखिए, जो पोलर सॉल्वेंट होता है, जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा पोलर, यानी कि इसके पास डाइपोल मोमेंट कुछ होता है, तो हम इसका लिखते हैं डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट, ऐसे सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, वापस से सुनिए, पोलर सॉल्वेंट जिसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट होता है उसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो PPS मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड PAS मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ेंगे, फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ेंगे, फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, ध्यान से सुनिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट होते हैं, आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? तो ऐसा सॉल्वेंट जिसके ऊपर लोन पेयर हो, या आप कह दीजिए कि उस सॉल्वेंट में रिप्लेसेबल H+ हो, यानी कि वो सॉल्वेंट आसानी से H+ दे दे, ऐसे सॉल्वेंट को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे आपको पता है H2O, वाटर में आप देखिए, वाटर में आपको ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख रहा है, और वाटर जो है वो H+ या तो लोन पेयर हो या H+ कोई सॉल्वेंट दे सकता है, तो उसको बुलाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब क्या होगा, पहले तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसको PPS से डिनोट करता है, ऐसे सॉल्वेंट जो H+ दे दे, यानी H+ देने वाले सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट विथ लोन पेयर एंड एक्टिव H, ऐसे सॉल्वेंट को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बुलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, H2O, ROH, ROH में आप MEOH और ETOH ले सकते हैं। CH3COH, CH3COH को हम ACOH भी लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और रिप्लेसेबल H+ है, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बुलाते हैं। देखिए, प्रोटिक मतलब जो H+ दे सकता है, प्रोटिक का यही मतलब होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मान लेते हैं आप क्या करते हैं, NaCl को एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है NaCl में Na+ और Cl- होता है, Na+ कैटाइन, Cl- एनाइन। तो ये कैटाइन और एनाइन एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में उस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ कैसा इंटरैक्शन करता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो हम NaCl को हम वाटर के अंदर ले जा रहे हैं। तो देखिए, वाटर के अंदर ले जाते हैं, तो जब हम NaCl को वाटर के अंदर ले जाएंगे तो आपको पता है NaCl में Na+ होता है और Cl- होता है। तो देखिए, Na पे पॉजिटिव चार्ज, और वाटर को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ऑक्सीजन पे है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, Na+ को डोनेट होगा, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल Na+ को ऑक्सीजन की तरफ से घेर लेंगे। देखिए, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की तरफ से घेर लेंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, Na+ को तो पहली बात कैटाइन बुलाते हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैटाइन को एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट
सॉल्वेट करता है, यानी अपने अंदर घोल लेता है, उसको सॉल्वेट करता है। डन। अच्छा, फिर आइए आप एनाइन पे, यानी Cl माइनस पे। अब की बार Cl पे निगेटिव चार्ज है, और वाटर में देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, Cl निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखिए, तो Cl नेगेटिव को वाटर H प्लस की ओर से चारों तरफ घेर लेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, वाटर जो है वो एनाइन को भी सॉल्वेट कर रहा है, अपने अंदर घोल रहा है, और वाटर कैटाइन को भी अपने अंदर सॉल्वेट कर रहा है, यानी कि घोल रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल सॉल्वेट एनाइन एज वेल एज कैटाइन? तो इस बात को लिख लेते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट बोथ कैटाइन एज वेल एज एनाइन। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि आप रिएजेंट ले आ रहे थे NaCl, और यहां से आपको न्यूक्लियोफाइल निकालना था ताकि वो रिएक्टेंट पे हिट कर सके, रिएक्टेंट पे जाकर के उसको अटैक कर सके, पर सॉल्वेंट ही उस दोनों को खा लिया, तो वो कैसे अटैक करेगा, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे इसका और सिग्निफिकेंस। पहले तो हम ये सिग्निफिकेंस पढ़ लिए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल सॉल्वेट बोथ कैटाइन एज वेल एज एनाइन। अब हम बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। किसके बारे में? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब कैसे पहचानेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये मॉलिक्यूल पोलर तो होगा, पर एप्रोटिक मतलब इसमें H प्लस ये डोनेट नहीं करेगा, पर ये पोलर जरूर होगा। तो देखते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर होगा सॉल्वेंट बट विदाउट एक्टिव हाइड्रोजन, इसको बुलाएंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, जैसे एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अब हम PAS बोलेंगे। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड यानी कि CH3H डबल बॉन्ड हो CH3, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड एक PAS है। एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक PAS है। अब देखिए HC डबल बॉन्ड O, N पे 2 मिथाइल, इसको बोलते हैं NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, जिसको DMF भी बोलते हैं। आपको ये लिख के नहीं देगा, आपको DMF लिख के देगा, आपको तुरंत पहचानना है कि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। फिर CH3C डबल बॉन्ड O, N पे 2 मिथाइल, इसको बुलाते हैं NN डाइमिथाइल एसिटामाइड, जिसको DMA से बुलाते हैं। और ये तो आपको पता ही है, इसको ट्राइहाइड्रोफ्यूरॉन बुलाते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF डायरेक्ट बोल दीजिए। और ROR ईथर भी एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए वापस से हम NaCl को किस में ले जाते हैं, एसीटोन में ले चलते हैं, एसीटोन में, चलिए ले चलते हैं। सो हम NaCl को एसीटोन में ले जा रहे हैं। एसीटोन मतलब ये ग्रुप CH3, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान की देखिए, जो Na प्लस है कैटाइन, उसको तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, एसीटोन में ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, उसको तो कैटाइन को तो घेर लेगा, यानी कि कैटाइन को एसीटोन यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एसीटोन क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वो कैटाइन को तो घेर रहा है, यानी कि कैटाइन को तो सॉल्वेट कर रहा है। लेकिन जो एनायन है वो जब बेसिकली कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो एनायन जो है जब वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 बल्की ग्रुप अटैच हैं। ये बल्की ग्रुप एनायन को अप्रोच ही नहीं करने देगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को, तो एनायन को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेट नहीं करते, यानी अपने अंदर नहीं घोलते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेट कैटाइन, देखिए एनाइन्स आर नॉट सॉल्वेटेड। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा हम बाद में भी पढ़ेंगे कि एनाइन जो है उसको सॉल्वेट नहीं किया, तो एनाइन फ्री घूम रहा है मीडियम में। तो अब ये एनाइन जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और रिएक्टेंट पे जाकर के अटैक करेगा। तो एनाइन नॉट सॉल्वेट ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग के कारण एनाइन सॉल्वेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था। अब हम पढ़ेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है।
नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक सिंपल सा हम लिखेंगे, जो केटाइन और एनाइन दोनों को सॉल्वेट नहीं करे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। एनाइन एज वेल एज केटाइन बोथ आर नॉट सॉल्वेंटेड। इस एग्जाम्पल याद रखिएगा, CCl4, CH2, बेंजीन एंड हेक्सेन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब हम दो इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब समझेंगे। एक टर्म है न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक टर्म है बेसिसिटी। मान लेते हैं आपके पास एक स्पीशीज है जिसपे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है। अगर ये नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर H+ को डोनेट करता है तो इस स्पीशीज को हम बेस बुलाएंगे। लेकिन अपना ये नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर H+ के अलावा किसी और स्पीशीज को डोनेट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, तो इस स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बुलाएंगे। तो कब एक स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल और बेस बुलाएंगे, ये पहले भी बात कर चुके हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर ये OH अपना नेगेटिव चार्ज H+ को डोनेट करे तो इसको बेस बुलाएंगे। अगर OH अपना नेगेटिव चार्ज किसी H+ के अलावा किसी और को, जैसे CH3Br को, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचा तो इस पे ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको डोनेट किया तो OH नेगेटिव को हम न्यूक्लियोफाइल बुलाएंगे। तो ऐसे समझेंगे कि किसको बेसिसिटी, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है आपको पता है कि अगर हम किसी को बेस बुलाते हैं तो वो अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करता है। तो जो जितना ज़्यादा लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करेगा उसका उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। या आप ऐसे बोल दीजिए कि वो स्पीशीज जो अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन H+ के अलावा किसी और को देता है तो हम उस स्पीशीज का उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलेंगे कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर टू एनी अदर कार्बोकेटाइन रेदर अदर देन H+, उसको हम बुलाते हैं उस स्पीशीज का न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इस दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, या जिसको बेसिसिटी बुलाते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन टू H+। ये याद रखिएगा, H+ को ही डोनेट होगा तभी हम उसका बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे। और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को NS से डिनोट करेंगे। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन टू C पॉजिटिव अदर देन H+ को डोनेट करे तो उसको उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है H2O जिसके पास लोन पेयर है या OH नेगेटिव है, तो आपको बताइए इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? ऑफकोर्स जिसका एनाइन है उसका ज़्यादा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज मोर देन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन इज मोर देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसी से तो बना है OH नेगेटिव, तो इसको लिख देते हैं। या न्यूट्रल से ज़्यादा होता है एनाइन का। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ NS ऑफ एनायन इज मोर देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि न्यूट्रल से। जैसे ये देखिए, H2O से ज़्यादा OH नेगेटिव का, ROH से ज़्यादा RO नेगेटिव का, NH2 का ज़्यादा NH3 से। अब आप ये देखिए कि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उसको हम डोनेट करवाना चाहते हैं, यानी कि ये अगर H+ के अलावा किसी और को अपना लोन पेयर डोनेट करे तो इसका बुलाएंगे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी। तब आप देखिए कि जैसे जैसे आप इस लोन पेयर को डोनेट करवाइएगा, इधर से इधर जाइए, तो यहाँ देखिए बल्की ग्रुप बढ़ रहा है, यानी स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने से ये उतना आसानी से अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस इधर से इधर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है। तो हम यहाँ से रूल बना सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, यानी कि जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा।